हाँ दोस्तों, कैसे हो आप। जैसे कि हम आपसे प्रॉमिस किया था कि हम डेली दो ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे हर सब्जेक्ट का। और एक सब्जेक्ट टर्मिनेट करने के बाद, ख़त्म करने के बाद, फिर कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट को इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि कल दो टॉपिक हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग दो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसका पहला टॉपिक्स है प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा है सिंधु वैली सिविलाइजेशन, या जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो हम दोनों जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। और ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, खासकर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इससे मेंस का आंसर क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो हम इसे बात करते हैं। जिस काल में मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, उस कारण उस काल का कोई लिखित विवरण मतलब साक्ष्य नहीं मिलता है। उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल के आदि मानव काल तथा पाषाण पत्थर काल स्टोन एज भी कहते हैं। इस काल को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पूर्व पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, यह काल 25 20 ईसा पूर्व से लेके देखते हैं कि 25 से 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और दूसरा है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। यह काल 10,000 ईसा पूर्व से लेके 6,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तीसरा है आपका तीसरा है आपका नवपाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल, मतलब पता पाषाण काल का सबसे लास्ट जो एज है उसको हम बोलते हैं न्योलिथिक एज, ठीक है। यह काल का जो ड्यूरेशंस है, फेज है, पीरियड्स हैं, वो 6,000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब समझ जाइए कि जो जीसस क्राइस्ट है, जो ईसा अलैहिस्सलाम है, जो जीसस ईसा मसीह है, जो क्रिश्चियनों का पैगंबर हैं, प्रॉफिट हैं, उनके जन्म से जितने पहले की घटना हो उसे ईसा पूर्व में हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक, इसमें उल्टा काउंट होता है, ऐसे यहाँ पे घबराइएगा नहीं। 6,000 मतलब ज़्यादा और 3,000 मतलब कम। यहाँ पे उल्टा काउंट होगा कि नज़दीक का होगा 6,000 ज़्यादा का होगा, और 3,000 होगा कम समय का। देखते हैं ज्ञानी मानव होमोसेपियंस जो हम लोग हैं का उद्भव 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व में हुआ है। हमारी धरती पर मानव जाति का उद्भव मतलब इमरजेंस एग्जिस्टेंस प्राय 15 से 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। पूर्व पाषाण काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। मध्य पाषाण काल में गुफाओं और घने वृक्षों में रहा करते थे। नव पाषाण काल में खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है, इसे खाद्य अष्टक, इसमें तब सिर्फ शिकार लोग करते थे और खाते थे, ठीक है। मध्य पाषाण काल के लोगों ने पत्थर का औजार बनाया, और संभवतः मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम औजार पत्थर की कुल्हाड़ी था, स्टोन एक्स जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू जानवर, सबसे इसको याद रखिएगा, हमेशा ही पूछा जाता है सबसे पहले इंसान ने किस जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ता है, और नवपाषाण काल में बनाया था। ये कौन, न्यू पैलियोलिथिक एज में, ठीक है, बनाया था न्यूलिथिक एज में। और उसमें स्थायी रूप से कहीं भी बसने की प्रवृत्ति जागी, और उसने कृषि व्यवस्था को अपनाना शुरू किया। इसी काल में क्या हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ, और इंसान ने स्थायी रूप से रहना, जब खेती किया तो अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया न्यूलिथिक एज में, ठीक है। धातु युग या नवपाषाण काल में मनुष्य का मुख्य पेशा खेती था, एग्रीकल्चर था। जहाँ आग का आविष्कार पूरा पूर्व पाषाण काल में हुआ, वहीं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ये भी पूछता है क्वेश्चन कि व्हील्स का आविष्कार कब हुआ था, और चक्का का, और आग का आविष्कार कब हुआ था। ये हमेशा याद रखिएगा इस पर। कृषि का आविष्कार मनुष्य ने नवपाषाण काल में, हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग जो बिहार यूपी जो एरिया है, ये हम लोग एग्रीकल्चर एरिया है, नेचुरल एरिया है, यहाँ पे कोई माइनरल रिसोर्स नहीं है, सब कुछ जो भी है खेती का है। तो इसका जो ऐतिहासिक आपका दृष्टिकोण है उस पर आपको मजबूत पकड़ होना चाहिए। तो कृषि का आविष्कार मनुष्य ने नवपाषाण काल में किया। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादन का स्थान मेहरगढ़, जो पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है, और गेहूं मनुष्य द्वारा कृषि उपजाई गई पहली फसल थी, ठीक है। अन्न उत्पादन का स्थान जो था सबसे पहला वो मेहरगढ़ में है। करीब इसका 6,000 से 7,000 6500 ईसा पूर्व माना जाता है कि इसमें भूसी मिला है मेहरगढ़ में। ये आईएएस का में बुक में मिले पढ़े हैं हम, तो भूसी मिला है मेहरगढ़ जो है, ये बलूचिस्तान में है, सुतकंडोर के बगल में। तो देखते हैं जो पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। गेहूं का मनुष्य द्वारा कृषि से उपाई गई पहली फसल थी गेहूं।
और फिर जौ का उत्पादन हुआ, ठीक है। उसके बाद जौ का। मेहरगढ़ में नवपाषाण युक्त कृषक गेहूं के साथ साथ कपास भी पैदा करते थे और मिट्टी से बने घरों में रहते थे। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा जो पैदावार है, फसल है, वो इस नवपाषाण काल में हुआ करती थी। तो कौन कौन था इसमें? तीन चार देख लिए, गेहूँ, जौ और आप इसका एक और इसमें है जौ और गेहूँ उपजाई पहले चलती उसका कपास, ठीक है। कपास का भी एग्रीकल्चर होता था। अब देखते हैं नवपाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया। ये पूछा जाता है एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि ये जो है आजकल काफ़ी इसमें प्रचलन में है। तो इससे इसका जो पुराना दृष्टिकोण है वो भी पूछा जाता है कि जैसे कि पशुपालन का सबसे पहला शुरुआत जो है नवपाषाण काल में हुआ इंसान द्वारा। प्रथम भारतीय पूर्वपाषाण कालाकृति की खोज पलवारम नामक, पलवारम जो है तमिल में है खासकर, में हुई थी। मनुष्य ने सबसे पहले तामा धातु का प्रयोग किया था और तांबे से उत्पन्न सबसे पहले जो औजार बनाया था वो कुल्हाड़ी था, अतिरमकम। ये भी उधर ही है, साउथ में मिलेगा, साउथ इंडिया में, तमिल में। तो जो सबसे पहला औजार बना था पत्थर का, वो भी का था, स्टोन एक्स था। और इसमें जो धातु का बना है वो सबसे पहले तांबे का, वो भी कुल्हाड़ी है। और ये रमकम जो जगह है वहाँ से मिला है, ठीक है। प्राचीन भारत के सर्वाधिक प्राचीन नगर थे मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृत्यु का टीला। पूर्व पाषाण काल में क्वार्टाजाइट्स, ये एक ओर्स है, अयस्क है, जैसे बॉक्साइट हो, क्वार्टाजाइट हो गया, तो उस तरह ये एक क्वार्टाजाइट अयस्क है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मिलेगा आपको। से बने बर्तन का प्रयोग में लाए गए। मध्य पाषाण काल में लोग जिन बर्तनों का प्रयोग में लाते थे वो माइक्रोलिथ के बर्तन होते थे और ये बर्तन एगेट, चॉट, जेस्पर से बने होते हैं। देखिए उस समय कितना हम लोग आगे थे। नवपाषाण काल में ही लोगों ने स्वस्थ सुनने बुनने की कला सीख ली। नवपाषाण काल में लोग आहार संग्रहकर्ता से आहार उत्पादक बन गए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चेंजिंग हुआ है इंसान के फितरत में। पहले लोग क्या करते थे कि भोजन को इकट्ठा करते थे और सिर्फ खाने पीने के लिए, लेकिन यहाँ पे उत्पादक मतलब बेचने और रखने के लिए, दूसरे को देने के लिए भी यहाँ पे ही बार्टर सिस्टम लागू हुआ, एक्सचेंज प्रणाली जिसे बोलते हैं, लेन देन वाला। और यहीं से आहार उत्पादन जो हो गया और आपका निर्भरता कृषि पे हट गया। अब आप स्टॉक खाद्य पदार्थ रख के और कोई भी आगे का प्रोत्साहन कर सकते हैं या बेच सकते हैं इसको, ठीक है। चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, चाक याद रखिएगा। अब देखते हैं हम कृषि कर्म के लिए लोगों ने नवपाषाण काल में पहिए के साथ चाक का आविष्कार कर लिया। और कांसे की खोज तांबा के बाद हुई। धातु युग में स्त्रियां कांसे में बने आभूषणों को पहनती थी, ठीक है। जो औरत थी वो उसका ऑर्नामेंट जो था वो कांसे का भी था, ठीक है। नावल की खेती, सर्वप्रथम साक्ष्य कोल्डिहिवा, उत्तर प्रदेश। कोल्डिहिवा जो उत्तर प्रदेश, ये आपका गाजियाबाद साइड में है, ठीक है, इधर मिलेगा आपको। प्राप्त हुआ। चित्र बनाने की कला मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में सीख ली थी। मध्य प्रदेश स्थित भोपाल में भीम बेटका में मध्य पाषाण काल की शैल गुफा है। भीमबेटका बहुत मशहूर जगह है, आप वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पे सारे जो हैं कई जो डेंसिटी है उनका वहाँ पे चित्रण किया गया है। नवपाषाण काल के अवशेष मुख्यतः कश्मीर, सिंधु प्रदेश जो सिंध एरिया है, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल उपकरण मुख्यतः राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में मिले हैं, ठीक है। तो ये पूछता है कि कौन से काल से कौन से एरिया रिलेटेड है, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूर्व पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस पूरा पाषाण काल के जितने भी औजार हैं उनकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस ने की थी, ठीक है। ताम्रपाषाण काल या चालकोलिथिक युग का काल सामान्यतः 1800 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व माना जाता है। धातु में मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया और भारत में ताम्रपाषाण सभ्यता का मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित है। पश्चिम मध्य प्रदेश, नौदा, टोरी, एरण, मालवा, कैथा आदि। दक्षिण पूर्व राजस्थान, उलुंद और आहार, इसको आहार संस्कृति पढ़िएगा यूपीएससी में तो आपको मिलेगा। दक्षिण पूर्व भारत एरिया में हो गया
उसका पश्चिमी महाराष्ट्र हो गया चंदौली, नासिक, प्रकाश पुणे में, और इनाम गांव महाराष्ट्र में है, सेना गांव, जोरवे, दायमाबाद। ये दायमाबाद भी आपका सिंधु सभ्यता का सबसे जो दक्षिणी जो एरिया है उसको हम दायमाबाद में ही है, ठीक है। निवासा, तीनों अहमदनगर में, ठीक है, अहमदनगर जिला में है महाराष्ट्र का। और सारण जिला बिहार के चिरांद नामक स्थान छपरा में है बिहार के नामक स्थान से नवपाषाण काल की संस्कृति के साथ साथ ताम्रपाषाण काल संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। मैसूर के निकट स्थित ब्रह्मगिरी भारत और नर्मदा के तट पर स्थित नदटोली भारत से तांबे और कांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। आहार और गिलुंद दोनों बड़ी बस्तियाँ थी। आहार का प्राचीन नाम था तंबावती, यानी तांबे का स्थान। और ये पूछ सकता है कि आहार का प्राचीन नाम क्या है, तो तंबावती आप लोग को याद रखना चाहिए, या ऐसे में चिंग कर मारने को देगा। गुलुंद आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। आगे यहाँ पे आहार का टीला 15 × 800 स्क्वायर फीट का, और गुलुंद का टीला 15 × 750 फुट बड़ा है, ठीक है। आहार से निर्माण कार्य साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से तंदूर मिले हैं। यहाँ चावल और बाजरे की खेती से भी साक्ष्य मिले हैं। मिलुंद के पक्के ईंटों का निर्माण का साक्ष्य मिले हैं मिलुंद में, ठीक है। दक्षिणी पूर्व राजस्थान में संस्कृति को आहार संस्कृति कहा जाता है। आहार, बालाथल और मिलुंद इसकी प्रमुख बस्तियां हैं। बानस नदी घाटी के नाम से इसे बानस संस्कृति भी कहते हैं। आहार से तांबे की वस्तुओं में अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, चाकू के फाल, सुरमे की सलाई, कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। और साथ ही भेड़, हिरण, सूअर, गाय, कछुए और भैंस, मुर्गे, बकरी की अस्थियाँ, मतलब जो रिमेन्स है, अवशेष है, वो भी मिली है। बलाथा परकोट से घिरी हुई बस्ती थी। चित्रित भांडों के अवशेष ताम्रपाषाणी काल में मिलते हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग मातृदेवी, यानी इसलिए कहा जाता है कि ताम्रपाषाण काल में मातृदेवी मतलब वहाँ पे महिला को पूजा जाता था, ठीक है। उस समय इससे दर्शाता है कि उसमें महिला की जो स्थिति था वो समाज में सही था। जहाँ भी अगर माता देवी का पूजा का कोई आगे वर्णन, तो समझिए कि उस काल में, उस राजनीतिक भौगोलिक सामाजिक स्थिति में महिला का अस्तित्व और उसका महत्व ज़्यादा था, ठीक है। ताम्रपाषाण काल के स्थलों में बड़ी संख्या में अग्निकुंड भी मिले हैं, जो इस बात का साक्ष्य है कि वहाँ पर अग्नि पूजा भी व्यापक रूप से होती थी। देखते हैं हम एरण, नागदा और नौदाटोली, ये मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। मालवा संस्कृति कोई मृदभांड उत्तम कोटि के हैं, ठीक है। नागदा से कच्ची ईंटों के बना हुआ बुर्ज मिला है, जिसके चारों ओर एक खाई और साथ साथ परकोटा भी निर्मित है। नौदाटोली में उत्खनन कार्य का प्रो SD संकालिया ने करवाया था, ठीक है। बहुत बड़े ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। नौदाटोली से 2 किस्म के गेहूँ, काला चना, मसूर, आलसी, खेसारी, हरी मटर, चारा चना और इन फसलों को उपजाने के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव, दायमाबाद, प्रकाश जरवे संस्कृति का मुख्य स्थल है। इनाम गांव, दायमाबाद, प्रकाश, ये तीनों जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर में जिला में है और सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी जो बिंदु है उसको निर्धारित करते हैं, ठीक है। संख्या की दृष्टि से जोरवे की बस्तियाँ अधिक मिली है। महाराष्ट्र में उत्खनित स्थलों में दायमाबाद काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनाम गांव जैसे स्थलों पर जरवा संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक विद्यमान रही। ताम्रपाषाण काल पाषाणी संस्कृतियाँ ईसा पूर्व 3री और 2री शताब्दियों में फली फूली थी। जोरवे संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता थी टोटीदार बर्तन। जो भी बर्तन होगा उसमें टोटी लगाया हुआ होगा, ठीक है। जोरवे संस्कृति का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन था। जोरवे के लोग, संस्कृति के जो लोग थे, शिकार करते थे और मछली भी पकड़ते थे। वस्तु विनिमय देखिए आगे नहीं, बार्टर सिस्टम द्वारा तब लोग व्यापार करते थे। सोने के आभूषणों का प्रयोग भी जोरवे संस्कृति के लोग करते थे। निवासा के पटसन पर साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। दायमाबाद तांबे के निम्न वस्तु प्राप्त हुई है, सांड, हाथी, गैंडे और रथ चलाते हुए मनुष्य। ये जो है दायमाबाद में खिलौना के रूप में इसको प्राप्त हुआ है, ये मूर्ति के रूप में प्राप्त हुआ है। जोरवे संस्कृति के लोग लाल और काले मृदभांड मतलब होता है मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, तो प्रयोग करते थे। मिट्टी के बर्तन प्रयोग करते थे। कौन कौन का उसका, तो लाल और काले, याद रखिएगा। भीषण सूखा पड़ने से ताम्रपाषाणी की संस्कृति का अंत हो गया। तो पूछा गया है कि ताम्रपाषाणी संस्कृति जितने भी उसका अंत का कारण क्या था। बाढ़ होगा, भूसा ये सूखा होगा, या अकाल होगा, या भूकंप होगा, या कोई और आपदा होगा। तो आप यहाँ मारिएगा सूखा पड़ा था, ठीक है।
भारत में 4 प्रकार की आदिम जातियाँ मुख्यतः निवास करती थी। मंगलोइड, नेग्रोटो, नेग्रोटो का बाल घुंघरा होगा, मंगोलॉयड जो होगा नाकचिप्टा होगा, भूमध्य सागरीय द्रविड़ और पोर्टो एस्ट्राइड, ये एस्ट्राइड, ठीक है। मंगोलॉयड इस प्रजाति के लोग असम, भूटान और सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्य में रहते थे। इनकी आंखें अंदर घसी हुई, कद नाटा, सिर चौड़ा और नाक चपटी। आगे यहाँ पे बताया रहा है। नेग्रोटो जो है प्रजाति के लोग अधिकतर अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इस जाति का मूल स्थान अफ्रीका देश है। इनका बाल घुंघरूला होगा, ये समझिएगा, जो भी नेग्रोटो होते हैं ये आप पढ़िएगा ना इसमें इथिक्स में, तो आपको मिलेगा जितने भी आपका जातियाँ हैं उनके बारे में। तो देखिए, छोड़िए, यहाँ पे देखते हैं। नेग्रोटो हो गया, अधिकतर अंडमान द्वीप में समूह पाए जाते हैं और इस जाति का मूल स्थान अफ्रीका देश है। नॉर्डिक्स, यह भारत का प्राचीनतम जातियों में से एक है। अब देखते हैं भूमध्य सागरीय द्राविड़, मेडिटेरियन द्रविडियन देखते हैं। तो भारत में द्रविड़ प्रजाति के लोग भूमध्य सागरीय प्रदेश में आकर बसे थे और द्रविड़ के निवास स्थान पंजाब, सिंध, मालवा, महाराष्ट्र, गंगा यमुना के द्वाब में था। छोटा कद, छोटी नाक, बड़ा सिर और काली चमड़ी इनकी शारीरिक विशिष्टता है। जो शारीरिक बनावट है इसका फीचर्स हैं, ठीक है। प्रोटोस्टाइल में देखते हैं तो प्रोटोस्टाइल प्रजाति वर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, भारत आकर बसी और आर्यों के भारत आने के समय ये प्रजातियाँ भारत में पंजाब और दक्षिण भारत में निवास कर रही थी। अब देखते हैं हम सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। ये चैप्टर अगर कवर अच्छा से हो गया, समझिए कि आपको हर एग्जाम में 2, 3, 4 प्रश्न टच करना ही है, क्योंकि ये जो है सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, ये भारत में जैसे मोसोपोटामिया का सिविलाइजेशन हो गया आपका इराक का, वैसे भारत में ये सिंधु घाटी है। दुनिया में मानी जानी सभ्यताओं में चीन की संस्कृति, भारत की सभ्यता और मोसोपोटामिया का और मिस्र का, ये रोम का, ये 5 जो सिविलाइजेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर दुनिया में जितने भी पुराने रिचुअल्स हैं सब यहीं से आए हैं। तो खासकर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पढ़ना चाहिए और इसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इससे आप एक्सपेक्ट करता है कि आप सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के बारे में, जो आपके देश की सबसे इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है उसके बारे में आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ाते हैं। पुरातात्विक इतिहास को समझने की नवीनतम विधि को रेडियो कार्बन C14, ये जो है एक ये समझिए कि मतलब केमिकल है, कार्बन है, कॉपी है, उस पर डालने के बाद मालूम चलता है कि कोई भी एलिमेंट्स का, कोई भी चीज़ का, पदार्थ का कार्बन की मात्रा क्या है, उसके हिसाब से हम लोग उसका तिथि, उसकी पुराने समय का हम लोग उसका निर्धारण करते हैं। तो इसको C14 इसका नाम रखा गया है। C14 विश्लेषण पद्धति है जिसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में परिपक्व चरण सर्वमान्य तिथि मानी गई है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये सिंधु घाटी सभ्यता का 2350 से 1750। वैसे कांस्य युग की सभ्यता 33 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। अब देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर जो हैं मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, धौलवीरा, हड़प्पा, राखीगढ़ी और गनेरीवाला, ठीक है। राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे सिंधु घाटी संध सभ्यता की खोज की थी 1921 में, पहला इनका था। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व में प्राचीनतम सभ्यताओं मिस्र, मोसोपोटामिया, क्रीट, सुमेर के समान, देखिए यहाँ पे आ गया ना, समान विकसित थी। राखालदास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो में की सर्वप्रथम खोज की थी। और सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता थी, ये जो क्या था, ये जो था एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, क्योंकि इसमें ये रूरल सिविलाइजेशन नहीं थी। इसमें जितने भी थे बहुत विकसित थे और सब लोग शहर में रहते थे। पूरा जो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन था उसका सभी आबादी शहर में ही रहती थी। नगर का दर्जा प्राप्त था और ये हो गया सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता थी। इसमें 6 बड़े नगरों को ही दर्जा प्राप्त था। सिंधु सभ्यता अथवा संत सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग, ब्रोंज ईरा में रखा गया है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ भूमध्य सागरीय थे और सिंधु सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता में 2 बंदरगाह थे, लोथल और सुतकोदा। लोथल अभी अहमदाबाद को बगल में जो है उसी को बोलते हैं हम, और सुतकोदा जो है ये आपका बलूचिस्तान में पड़ेगा। यहाँ से घोड़ा का नाल मिला है और घोड़ा का 100 मिला है।
और मनका मिला है जो मिस्र का है, वहाँ वहाँ पे मिला है। चलिए हम आगे बात करेंगे उसका। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी द्रोणी और भूमध्यसागरीय थे। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा के अवशेषों को सर्वप्रथम ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने चार्ल्स मैसन 1826 में खोजा था और प्रकाशित किया था। हड़प्पा के अवशेष जितने भी थे, सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने खोजा था। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता को हड़प्पा नाम दिया। और हड़प्पा पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब प्रांत मोंटगोमरी जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का सिंध प्रांत लड़काना में इस जिले में स्थित है। अभी सारे ज़िला जो है नाम बदल गया है, बहुत सारे पाकिस्तान में जो ज़िला है भी, मतलब जो भी पुराने हैं लड़काना और ये इसमें बहुत सारे ज़िले भी निकल गए हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देखते हैं। तो हड़प्पा जो थे मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स 1921 में ज्वाइंट एडवेंचर था, जो दोनों आदमी मिल के इनको खोज किया था। और ये जो नदी के किनारे हैं एज ऑफ रिवर रावी है, ठीक है। मोहनजोदड़ो देखते हैं लड़काना जिला सिंध पाकिस्तान में है। और राखालदास बनर्जी ने खोजा था इनको इस जगह को 1922 में सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जब भी ये सिंधु नदी आएगा तो ये सिंध में हो जाएगा, क्योंकि ये जो पांचों नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, झेलम, ये इसको नीलम भी बोलते हैं, इस पांचों नदियाँ पंजाब से बहती हुई जाकर मिठानकोट में मिल जाती है। तो इसलिए वहाँ पे जाके ये सिंध नदी नाम से फिर फेमस हो जाती है। तो यहाँ पे जाएगी तो सिंधु नदी बोलते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में भारत में है। बीबी लाल और बीबी के थापर ने 1961 से 1969 के बीच में घग्गर जो है सरस्वती नदी है उसका दूसरा नाम है, वहाँ पे ये मिला है, ठीक है। धलवीरा कच्छ जिला गुजरात भारत रविंद्र सिंह बिस्ट 1990 से 1991। चनहुदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान गोपाल मजमुदार 1931 सिंधु नदी किनारे। लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात भारत में है। यहाँ पे ये जो था ये डकयार्ड था हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ से सारे जो है इंटरनेशनल व्यापार होते थे समुद्र के रास्ते से। तो यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल जो भी पैसा था उसमें करेंसी था, मुहर था खासकर, वो यहाँ पे आपको मिलेगा क्योंकि यहीं पे व्यापार होता था। तो यहाँ का लोथल का जो था रंगनाथ राव थे और 1955 से 1962 में भोगवा नदी किनारे है, ठीक है। कोट दीजी सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान। फजल अहमद खान 1953 ईस्वी सिंधु नदी। बनवावली हिसार जिला हरियाणा भारत रविंद्र सिंह बिस्ट 1974 सरस्वती रंगोई, ठीक है। रोपड़ जिला पंजाब जगदत्त शर्मा 1953 से 1956 सतलज नदी किनारे। रंगपुर कठियावाड़ जिला गुजरात अहमदाबाद रंगनाथ राव 1953 से 1954 मादर नदी के किनारे, ठीक है। आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश जगदत्त शर्मा 1958 हिंडन नदी किनारे। ये हिंडन नदी जो है आपको मेरठ में है, ठीक है, गाजियाबाद से होते हुए जाती है। सुतकंडोर मकरान से समुद्र तट की किनारे पाकिस्तान। ऑर्लेस्टाइन्स और ये 1927 में दास्क नदी किनारे, ये जो है बलूचिस्तान में है, साइड में है, ठीक है। सुतका कोह मकरान के समुद्र तट पर पाकिस्तान। और जज डेल्स 1962 मकरान का जो एरिया है। अभी यहाँ पे ये चाइना ने एक एयरपोर्ट बनाया है उधर गस्ती के तरफ, उसका नाम है ग्वादर एयरपोर्ट। ग्वादर सी पोर्ट भी है, एयरपोर्ट भी है और इकोनॉमिकल जोन भी है, इकोनॉमिकल सिटी भी है। अब देखते हैं हम क्षेत्रफल की दृष्टि से प्राचीन सभ्यताओं में हड़प्पा संस्कृति का विस्तार सर्वाधिक विस्तारित था, सबसे बड़ा था। और भारत की आज़ादी के आज़ादी के बाद हड़प्पा संस्कृति के अधिकांश स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तारित साम्राज्य की जुड़वा राजधानी ने किसने कहा? तो पिगट ने। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तारित साम्राज्य की, एक एम्पायर की, एक ड्रेस्टिक एम्पायर की, फर्स्ट एम्पायर की जो कैपिटल थी उसको जुड़वा को राजधानी किसको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा गया। और इसको कहा किसने? तो पिगट महाराज ने। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल प्राय 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में था। सिंधु सभ्यता पूर्व में मेरठ के जिले के आलमगीर नगर से पश्चिम का मकरान, पूर्व में ये आलमगीर में थी, जिले का आलमगीरपुर गांव एक है, कस्बा है, वहाँ पे थी। इसका बाउंड्री है, लिमिट है। मकरान तट पश्चिम में जो है आपका अस्फहान जो है
ईरान का सिटी जो बॉर्डर एरिया है वहाँ तक टच करता है मकरान। अब उत्तर के प्रदेश तक थी। और दक्षिण में किम सागर के संगम पर भगत राव से लेकर उत्तर में जम्मू के मंडा तक थी। तो भीतर गांव यहाँ पे लिखना था, अलग लिख दिया। और संगम पर थी। और देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश के आलमगीर में सर्वाधिक पश्चिमी पूर्व स्थल बलूचिस्तान सुतगंडोर में, और सबसे उत्तरी पूर्व स्थल जिला अखनूर जम्मू कश्मीर के मंदा, और सबसे दक्षिणी पूर्व स्थल अहमदनगर जो महाराष्ट्र में है दरियाबाद में खोजे गए। मंजलों के शाब्दिक अर्थ होता है मृदु का टीला। संध सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत संभवतः मंजलों का नगर था जो 45.71 मीटर मतलब लंबा था और 15.23 मीटर चौड़ा था। संध सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। संध सभ्यता की प्रमुख फसलें थी गेहूं और जौ। संध सभ्यता के धलवीरा गुजरात पूरा स्थल की खोज सर्वाधिक नवीनतम खोज है, संध सभ्यता में संबंधित है। ठीक है, सबसे नया खोज धलवीरा है। मंजरों की खुदाई में मिले स्नानगर का एक प्रमुख स्मारक है और इसके बीचों बीच स्थित स्नान कुंड है, एक तालाब है नहाने का, जो 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। कालीबंगा और लोथल अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। और सिंधु सभ्यता में के निवासियों ने अपने नगरों और घरों को विन्यास हेतु ग्रिड पद्धति को अपनाया। ग्रिड पद्धति हो गया कि जो रोड होगा वो क्रस्ट में काटेगा एक दूसरे को। ठीक है, और ये नाला होगा उसमें सारा चीज़ ग्रिड पद्धति में आता है। मतलब कोई भी रोड होगा जैसे प्लस होता है ना, वैसे ही रोड को क्रॉसिंग करेगा। अब देखते हैं कि कालीबंगा नक्काशीदार ईंटों के जुड़े खेतों को साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग सोने और चांदी के आयात जो थे इम्पोर्ट जो है अफगानिस्तान से करते थे। और जो वस्तु का आयात कहाँ से करते थे वो देखते हैं हम। सोना अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से, गोमद सौराष्ट्र से, चांदी अफगानिस्तान ईरान से, तांबा बलूचिस्तान खिचड़ी ओमान से, टीन जो था ईरान अफगानिस्तान से, लाजवर्द मेसोपोटामिया इराक इसको कहते हैं वहाँ से, और शीशा ईरान से। सिंधु ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग, हनी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता घाटी के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। जो शाकाहारी थे वो लोग गेहूं, चावल, दूध, मटर, घी, जौ और फल, सब्जियां और दूध बने पदार्थ खाते थे। जबकि मांसाहारी लोग मुर्गे, कछुए, मछली, गाय, भेड़ और जानवरों को मारकर खाते थे। मोहनजोदड़ो से पाई गई एक सील मुहर पर 3 मुंह वाले देवता पशुपति की मूर्ति, चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा की मूर्ति मौजूद है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी ऊनी और सूती वस्तुओं का प्रयोग करते थे। सिंधु निवासी केला, नींबू और खजूर भी उगाते थे। नाव बनाने का काम भी जानते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी प्राप्त हुई। एक डांसिंग महिला जो है, ये इसका बहुत चर्चा एनसीईआरटी में बहुत मिलेगा आपको पढ़ने को। इसकी चर्चा खासकर रहती है क्योंकि उसमें डांसिंग कला, ये जो डांस कल्चर था, आर्ट सिस्टम था, कहाँ तक विकसित था, उससे इंडिकेशन इसको मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिले महत्वपूर्ण अवशेष शामिल हैं दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह, चबूतरा, आनंद नगर। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे ज़्यादा एक श्रृंगी पशु का अंकन है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ये कौन सा पशु सबसे ज़्यादा मोहरों पर उनका अंकन है। तो एक श्रृंगी पशु, इसमें गेंडा भी आ सकता है या कोई भी जानवर, एक श्रृंगी आप बोलिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ का अंकन मिलता है। ठीक है, मतलब बाज का। हड़प्पा से तांबे की बनी एक इक्का गाड़ी और तांबे का एक दर्पण भी मिला है, शीशा। हड़प्पा में श्रमिकों के निवास करने के लिए विशेष भवनों का निर्माण किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। फर्श अलंकृत ईंटों का प्रयोग मात्र कालीबंगा में है। सजावट वाला ईंटों जो भी है फर्श जमीन को, वो सिर्फ कालीबंगा में मिला है। हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियाँ मिली है, तो कुछ बर्तनों पर कुछ लेख भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त किसी बर्तन पर कोई लेख नहीं मिला है। हड़प्पा से प्राप्त भंडारगर का प्रमुख प्रवेश द्वार नदी की ओर से खुलता था। और
संध सभ्यता में तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी, ठीक है। लोथल और इन चिन्हदुड़ों मानके बनाने के कारखाने उससे मिले, मतलब गहना जो बनता था वो लोथल और चिन्हदुड़ों में। लोथल और रंगपुर के चावल के दाने का साक्ष्य मिला है। निष्कर्ष निकलता है कि उन स्थानों पर धान की खेती हुआ करती थी। संध सभ्यता के लोग के घरों में दरवाजे, खिड़की या सड़क के किनारे न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे, ठीक है। तो ये एक विशेषता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे उनके दरवाजे रोड की तरफ नहीं खुलते थे, पीछे खुलते थे। लोथल नगर सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसा नगर था जिसमें लोगों के दरवाजे मुख्यतः सड़क की ओर खुलते थे, सिर्फ लोथल नगर। संध सभ्यता के लिपि को भाव चित्रात्मक संज्ञा दी जाती है। इस लिपि के सिंधु निवासी दाईं से बाईं, राइट टू लेफ्ट की ओर लिखते थे, और एक से अधिक पंक्ति जब ज़्यादा होती थी तो फिर इसको लेफ्ट से राइट लिखने लगते थे। पहली पंक्ति को हमेशा दाईं से बाईं लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी पारसी में होता है, अरमाइकी लिपि में होता है, खरोष्टी में होता है और अरबी में होता है। तो ये देखते हैं दूसरी पंक्ति को बाईं से दाईं लिखते थे और यह क्रम पूरा लेख लिखने तक जारी रहता था। सूरतकोटड़ा में संध काल के घोड़े का अस्थिपंजर भी पाए जाते हैं। ये बलूचिस्तान में अस्थिपंजर मतलब घोड़ा का वहाँ पे यूज होने लगा। अब हो सकता है उसके वार में हो या सामान ढोने में हो, लेकिन घोड़ा का यूज होने लगा था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी यातायात है तो 2 पहियों और 4 पहियों के बैलगाड़ी अथवा भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया अभिलेख में सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा जो शब्द यूज किया गया है वो भारत के सिंधु सिविलाइजेशन के लिए ये किया गया। किस सभ्यता में? तो मेसोपोटामिया जो इराक बगदाद एरिया है खासकर, वहाँ पे फली फूली ये सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को अनाज देने वाली देवी मानकर धरती की पूजा उपासना करते थे। वृक्षों की भी पूजा की जाती थी। सिंधु निवासियों द्वारा शिव पूजा किए जाने के प्रमाण मिले। हड़प्पा निवासी सूर्य के पूजा का उपासना करते थे और यह बात तो वहाँ मिले स्वास्तिक के निशान से प्रमाणित होते हैं। संभवतः स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा की देन है। अब देखते हैं सिंधु घाटी के किसी भी नगर में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। संध सभ्यता के मातृदेव की उपासना की सर्वाधिक प्रचलित थी। कुबड़ वाला सांड सिंधु निवासियों के लिए विशेष तौर पर पूजनीय था। सिंधु निवासी मातृ पूजा, शिव पूजा, योनि पूजा, जल पूजा, सूर्य पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा के साथ साथ तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका में विश्वास करते थे। स्त्रियों की टूटी हुई मूर्तियाँ अधिक संख्या में स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक संख्या में मिलने से यह अनुमान लगाया जाता है कि वह समाज मातृसत्तात्मक था, मतलब मैट्रियार्चल जो सोसाइटी था उस समय। अब देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में मिट्टी की जो मूर्तियाँ थी उसको सांचे में ढालकर हाथों से बनाया जाता, मतलब उस समय कोई प्रीकास्ट नहीं किया जाता था। ये हाथ से सिर्फ बनाया जाता था। और मोहनजोदड़ो के प्राप्त नर्तकी की मूर्ति मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संध काल में देवदासी प्रथा भी अस्तित्व में थी। संध सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे, निर्माण करते थे। सिंधु निवासी आग में मिट्टी की मूर्तियों को पकाते थे और जिसे टेराकोटा भी कहा जाता था। तो पूछा था टेराकोटा क्या है, ठीक है। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति की सिंधु सभ्यता में प्रचलित होने के साक्ष्य मिले हैं। स्त्री श्रृंगार प्रसाधन का भी प्रयोग करते थे। सिंधु निवासी तलवार से परिचित नहीं थे। संध सभ्यता के में लोग मनोरंजन हेतु शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़वाते थे और चौपाल पासा खेलते थे, नाचते गाते बजाते थे। संध सभ्यता में सोने, चांदी, हाथी दांत, सांप, सीप और तांबे से बने आभूषणों का प्रचलन था। आयात निर्यात कार्य सिंधु निवासी जलीय मार्ग से नावों द्वारा करते थे और वे सस्तूल वाली नावों की प्रयोग करते थे, ठीक है। ये एक लकड़ी है समझिए, जो आपका पंजाब में, पाकिस्तान के सिंध एरिया, बलूचिस्तान एरिया में पाई जाती है। सिंधु निवासी गेहूं, जौ, कपास के साथ साथ तिल भी खेती करते थे। सिंधु सभ्यता का समाज 3 वर्गों में विभक्त था: शासक, माध्यम और निम्न। सिंधु सभ्यता का में मृतक संस्कार 3 प्रकार के होते थे। देखिए यहाँ पे पूर्ण समाधि भी था, आदमी को पूरा जला दिया जाता था, आंशिक समाधि भी था और दाह संस्कार भी था। पूर्ण समाधि में 100 को भूमि में दफनाया जाता था, ठीक है, पूर्ण समाधि में। दूसरा था आंशिक समाधि, उसमें क्या किया जाता है, 100 को पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और उसके बाद जो शेष 100 को दफना दिया जाता था। और दाह संस्कार क्या था, उसमें संपूर्ण को जलाकर भस्म कर दिया जाता था। तीनों का साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। जो हम लोग तीनों धर्म, जो बड़े बड़े धर्म हैं,
अब तो एक धर्म खत्म हो गया। हिंदू में है आपको पूर्ण समाधि हो गया, सॉरी मुस्लिम में पूर्ण समाधि दफनाना, हिंदू में हो गया कि जलाना, और जो पारसी धर्म है उसमें चील कौवे को दिया जाता है आदमी को मरता है। तो तीनों धर्म यहीं से अपना जो पद्धति अपनाया है जो भी है। हड़प्पा में शव को दफनाने मंदिरों को शव जलाने की प्रथा थी, जबकि लोथल एवं कालीबांगा में समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। 1856 में कराची और लाहौर के बीच रेल मार्ग बनाने के क्रम में ईंटों की आवश्यकता होने के कारण हड़प्पा के खंडहरों की खुदाई की जाने के क्रम में ही अति प्राचीन संध सभ्यता का अस्तित्व में होने का प्रमाण मिला था। माना जाता है कि मोहनजोदड़ो का शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था और इसमें जल कुंड भी हुआ करता था। यह पूर्वी पश्चिमी दो खंडों में विभाजित था। पूर्वी खंड पश्चिमी खंड तुलना में बड़ा था। कालीबांगा में उत्खनन काली मिट्टी, काला शीशा की चूड़ियाँ मिली है और मिट्टी के बर्तन टुकड़े पर सूती वस्त्र छाप पड़ी भी मिली है। हड़प्पा से तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी, जो बैलगाड़ी है, में भी मिली है। मोहनजोदड़ो में 7 परत मिलने से पता चलता है कि वह नगर 7 बार बसाया गया था और इसी कारण मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या सिंध की बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की सबसे अधिक चौड़ी सड़क की माप 10 मीटर, जिससे राजपथ कहा जाता था। लोथल में गोदीवाड़ा डॉकयार्ड यहाँ पर आ गया के अवशेष मिले हैं, जो ये अहमदाबाद के बगल में है। लोथल के अवशेषों से ज्ञात पता चलता है कि शहर कई बार बाढ़ से नष्ट हो गया था। सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। सिंधुकालीन मुद्राएं वर्गाकार, चतुर्भुजाकार और बेलनाकार होती थी। सिंधु सभ्यता के उत्खनन का अवशेष प्राप्त सुइयों से ज्ञात होता है कि सिंधुवासी सिले हुए कपड़े पहनते थे। सिंधुवासी टीन तांबे को मिलाकर कांसा बनाते थे। सिंधु में काल में 2 प्रकार के बैलों के प्रमाण मिलते हैं, कुबड़ वाले बड़े सींग वाले बैल और बिना कुबड़ वाले छोटे सींग वाले बैल। सिंधुवासी सूत कतना, कपड़ा बुनना, कपड़ा रंगना भी जानते थे। कर्नल शिवल का मत है कि सिंधुवासी हिरण के सींगों का चूर्ण बनाकर समुद्र फेन को भी औषधि के रूप में उपयोग कर लाते थे। सिंधुवासी भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग नहीं करते थे, उन्हें लोहे की भी जानकारी नहीं थी। सिंधुवासी राजस्थान के खेतड़ी से खानों से तांबा प्राप्त करते थे। सिंधुवासी तलवार, ढाल, कवच के बारे में ज्ञान नहीं था। सिंधुवासी अधिकांशतः पक्की मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लोथल से प्राप्त शव को कब्र में करवट लिए हुए लिटाया गया है। इसका सिर पूर्व और पश्चिम दिशा में है। सिंधु सभ्यता का बृहत स्नान का निर्माण संभवतः धार्मिक अवसरों पर जनता के सामूहिक स्नान के लिए किया जाता था। सिंधुवासी का मकान चौकोर होता था तथा मध्य भाग में आंगन होता था। आंगन के चारों ओर बरामदे और इसके बाद कमरे होते थे। जैसे कि पहले आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले खपड़ा का जो घर बड़ा बड़ा होता था ना गांव में, सेम वहीं है, वहीं से ये रिफ्लेक्ट हुआ है। बाद में कमरे होते थे। कुछ मकान बहुत बड़े मिलते थे जिनमें 30 कमरे या उससे भी ज़्यादा होते थे। संध नगरों में सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसी को हम बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। सड़कें के किनारे बड़े बड़े नालों का निर्माण किया जाता था जो पूर्णतः ढका हुआ होता था। गलियां नालियां मुख्य नालों में गिरती थी और मुख्य नाला शहर के बाहर निर्जन स्थान पर, कोई मतलब जहाँ पे इंसान नहीं है, लोग नहीं है, निर्जन मतलब जहाँ पे आवास नहीं है, वहाँ पे जाके इसको डिस्पोजल किया जाता था। सिंधु सभ्यता में विनाश का कारण संभवतः बाढ़ से विनाश था। यहाँ पे बाढ़ का बताया गया है। सिंधु सभ्यता का पतन से संबंधित इतिहासकारों में बहुत लोग का अपना अपना मतलब मत है। जैसे जॉन मार्शल कहते हैं कि प्रशासनिक स्थिरता आई। दूसरा मैके कहते हैं कि बाढ़ आया। तीसरा KUR कैनेडी कहते हैं प्रकृति और नेचुरल डिजास्टर आया। DR साहनी कहते हैं भूतात्विक परिवर्तन यहाँ पे हुआ। गार्डन चाइल्ड्स एंड व्हीलर्स कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ, जो सेंट्रल एशिया से लोग आए, ब्राह्मण राजपूती लोग आए तो ये लोग मार को इसको मुआ दिए। और आर्ल स्टाइन कहते हैं कि बाढ़ और जलवायु परिवर्तन यानी फ्लूड एंड क्लाइमेट चेंज दोनों का यहाँ पर कारण यहाँ पे बना, जो वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सिविलाइजेशन खत्म हो गया। अब हम कल आपको पढ़ाएंगे वैदिक सिविलाइजेशंस और उसके बाद एक और टॉपिक्स है उत्तर वैदिक पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशंस, कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।